तो देखो जी, ये जो क्वेश्चन था अभी इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, बीच में प्रॉब्लम तो आई थी बट हालांकि हो गया था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था कि म्यू वेरिएबल था। यहाँ पर हमने कहा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है वो वेरिएबल था, बी इंटू एक्स के फॉर्म में था, और एक्स ये डिस्टेंस है यहाँ से। तो सेम कंसेप्ट लगा रहे थे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कहा था कि माइनस टाइम्स वेरिएबल फ्रिक्शन होगा तो एफ के साथ आप dx करके इंटीग्रेट कर दीजिए, और राइट हैंड साइड स्टिल अभी भी आपका ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा। तो इसको करें या फिर इसको स्किप कर जाए, क्योंकि पीछे हो चुका है, शायद डिस्कनेक्ट तो हो ही गया था। हो गया था, सर हो जाएगा। आगे मूव करिए अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, इसमें ये कनेक्टेड बॉडीज का न्यूमेरिकल है। M1 M2 दो ब्लॉक्स हैं, कनेक्टेड हैं आपस में स्प्रिंग से और स्प्रिंग से, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, कह रहा है खुद से, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड। और उसके बाद जो हैंगिंग ब्लॉक है M2 वाला, वो फॉल करता है बाय द डिस्टेंस h बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो प्रोसेस सेम होगा। अब की बार आप क्या करेंगे ना, इस टाइप के जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो देखो, स्टेटमेंट तो आपका सिंपल है कि माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू डी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, बट फाइनल एनर्जी सिस्टम की, वो भी ऑल फॉर्म्स। दो बातें ध्यान रखनी है, एंड माइनस इनिशियल एनर्जी ऑल फॉर्म्स सिस्टम। चेक कर लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो फाइनल एनर्जी में क्या होगा, क्वेश्चन पहले इनिशियल वाला लिख लें, बिकॉज इनिशियल वाला क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, और इसमें सिस्टम क्या है पहले बता दें आपको। इसमें सिस्टम में दोनों मासेस हैं। सिस्टम का मतलब उसमें M2 भी है और M1 भी सिस्टम के पार्ट में है। तो रेस्ट पे है तो काइनेटिक फॉर्म 0, इलास्टिक फॉर्म कितना होगा, तो यहां पर कहा है कि स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, इलास्टिक फॉर्म 0। ग्रेविटी के फॉर्म में कितनी होगी, तो हम इस लेवल को रेफरेंस मान लेते हैं, जो M1 का लेवल है उसको रेफरेंस मान लेते हैं। तो M1 की तो 0 होगी, लेकिन M2 अगर उससे कुछ डिस्टेंस नीचे है मान लो, है ना, कुछ कैपिटल H डिस्टेंस नीचे, तो M2 की एनर्जी हो जाएगी माइनस M2G कैपिटल H। अब आइए फाइनल एनर्जी में, फाइनली क्या होगा, फाइनली, तो फाइनली पे भी क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइनली भी एक क्वेश्चन कह रहा है M2 फॉल्स अ डिस्टेंस H बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी फिर से ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो फाइनल एनर्जी भी 0 काइनेटिक वाली, लेकिन जब ये H डिस्टेंस नीचे जाएगा, M2 H डिस्टेंस नीचे जाएगा, तो नेचुरली M1 H डिस्टेंस आगे आएगा, और जब M1 H डिस्टेंस आगे आएगा तो ये वाली स्प्रिंग एलोंगेट करेगी, तो एक इलास्टिक एनर्जी आएगी, हाफ के एच स्क्वायर। हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी, अब ये M2 रेफरेंस से टोटल कितना नीचे चला गया, H प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h। बस कर लीजिए। और लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन M1 पर काम कर रहा है, M1 हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, तो उसके फ्रिक्शन को रिप्लेस कर सकते हो माइनस म्यू इंटू M1G, और वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, H। बस एक इक्वेशन प्रॉब्लम डन। ये है क्वेश्चन जहां पर मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। इसमें हाँ जी सर, एक मिनट बस, लास्ट स्लाइड लगा दो। देख लो देख लो। हाँ थैंक यू। इसमें यहाँ पर स्मॉल एम मास की जो बॉडी है ना, यहाँ पर टॉप साइड से एक स्मॉल एम मास की बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे, ऐसे स्लाइड करके आ रही है, और यहाँ कैपिटल एम मास का कोई एक प्लैंक है। तो वो मास स्लाइड करने के बाद, ऐसे स्लाइड करने के बाद उस प्लैंक पर एंटर करेगा, और उसके बाद प्लैंक और वो मास कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप करेंगे, और फिर एक साथ आगे चलेंगे। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द प्लैंक, द डिस्क स्लोज डाउन, अल्टीमेटली बोथ मूव टुगेदर। पहले तो ये बताना है कि व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एंड प्लैंक, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, and find the distance moved by the disk with respect to the plank before they start moving together.
अब क्या करना है, देखो प्रॉब्लम को मल्टीपल फेजेस में, सॉरी प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन, तो इसका पहले मल्टीपल फेजेस में डिवाइड करो। फेज वन है स्लाइडिंग ऑफ स्मॉल एम, ये हमारा फेज वन है स्लाइडिंग ऑफ एम। तो इस फेज के लिए मैंने कोई इक्वेशन लिखनी है, इस फेज में इक्वेशन लिखनी है मेरे को, तो मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स फ्रिक्शन इंटू डी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मेरे को इसकी आदत पड़ चुकी है मान लो, लेकिन इस वाले फेज में तो फ्रिक्शन है ही नहीं। स्मॉल एम जब स्लाइड कर रहा है तो वो एक स्मूथ सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड जीरो हो गया, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व हो गई। सो जीरो इक्वल टू फाइनल, फाइनली वो जब नीचे आ गया उसमें v स्पीड होगी। देखिए जो फाइनल केस है वो हमारा ये है, फाइनल केस हम यहां से मान रहे हैं स्मॉल एम यहां से स्लाइड हुआ, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी एंड देन वो फाइनली यहां पे चला गया, इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ गई मान लो v। तो फाइनल एनर्जी में काइनेटिक होगी, पोटेंशियल नहीं होगी क्योंकि ग्राउंड पे आ चुके हैं, और इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक नहीं था, पोटेंशियल था mgh। मतलब बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहे हो, और इससे v की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें √2gh। क्लियर है आपको ये वाला पोर्शन, पहला वाला पोर्शन? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। अब प्रॉब्लम का फेज टू। फेज टू ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या है? तो फेज टू वो है डिस्क कम्स इन कांटेक्ट विद द प्लैंक, और उसके बाद जो हुआ वो क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस इज द फेज टू। तो उस सेकंड फेज को अलग से देख लेते हैं। सेकंड फेज में क्या करना है मुझे को, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से, क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से इसको नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलो। सेकंड फेज में आपसे ये कहा जा रहा है कि जो प्लैंक था वो कैपिटल एम मास का था और रेस्ट पे था, पहले वो रेस्ट पे था, उधर से छोटा वाला मास जो था वो इसके ऊपर आ गया। वो छोटा वाला मास इसके ऊपर कितनी वेलोसिटी से आया, तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करी गई है फेज वन के √2gh से, और छोटा वाला रेस्ट पे है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मास में वेलोसिटी है और एक मास में वेलोसिटी नहीं है, तो ये रिलेटिव मोशन हो गया इनके बीच, और फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो इसमें अब क्या होगा कि ऊपर वाले मास पर जो कि फॉरवर्ड वेलोसिटी है जिसमें, उस पर बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा काइनेटिक का, और एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से नीचे वाले मास पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगेगा एफके का। बोलिए ठीक है ये चीज? यस सर। यस सर। अब Yes, इसके बाद के मोशंस कैसे होंगे देखिए। जो प्लैंक है वो फ्रिक्शन की वजह से फॉरवर्ड चलना स्टार्ट करेगा, तो ये प्लैंक अपने प्रीवियस लोकेशन से फॉरवर्ड मूव करेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, यानी इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक एक्सपी। और छोटा वाला मास उसके ऊपर स्लाइड करेगा, मतलब प्लैंक की लेफ्ट साइड पर था वो, लेकिन वो प्लैंक के ऊपर कुछ एक मोशन करेगा, रिलेटिव मोशन जिसको बोलते हो। यस। तो वो रिलेटिव मोशन मान लो डी डिस्टेंस किया उसने, यानी कि छोटे वाले मास ने एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट करी है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से x+d। हाँ, मतलब XP एक्स ऑफ स्मॉल एम अगर आप रियल में कैलकुलेट करेंगे तो प्लैंक का मोशन और प्लैंक के ऊपर उसने जो डी डिस्टेंस कवर किया ये हुआ सब कुछ। और आपके क्वेश्चन में ना ये डी पूछा है कि ये प्लैंक के ऊपर कितना स्लाइड करेगा, प्लैंक के ऊपर, और ये कब तक हो रहा है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली दे मूव विद अ कॉमन स्पीड, यानी इसके बाद मास m भी v स्पीड पे चलेगा और ये मास भी v स्पीड पे चलेगा, v कॉमन। तो क्या अब फ्रिक्शन लगेगा इसमें जब इन दोनों में कॉमन स्पीड आ जाएगी? नो सर। नो सर। फ्रिक्शन सीज कर जाएगा यहाँ पर, अब नहीं लगेगा। अब आइए इस प्रोसेस में हमारा सिस्टम क्या है बता दें आपको। इस प्रोसेस में हमारा सिस्टम है स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सिर्फ अर्थ को सिस्टम में नहीं ले रहे हम, इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सारे के सारे मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं, इसमें वर्टिकल मोशन कहीं हो नहीं रहा। तो जब वर्टिकल मोशन नहीं है तो अर्थ हमारे सिस्टम से बाहर है। अब आप ये बताओ
फर्स्ट कंसेप्ट, फ्रिक्शन यहाँ पर इंटरनल फोर्स है या फिर एक्सटर्नल फोर्स है? इंटरनल। इंटरनल उसी को बोलेंगे बिकॉज ये दोनों मासेस आपस में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंटरनल फोर्स हुआ। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल में नॉर्मल एमजी होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात करिए, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है यहाँ पर? एक्सटर्नल मतलब बाहर से कौन पुश कर रहा है इसको, फ्रिक्शन छोड़ दीजिए, फ्रिक्शन अंदर से लग रहा है, बाहर से क्या कोई है जो इन दोनों में से किसी ब्लॉक को पुश कर रहा हो या पुल कर रहा हो? कोई नहीं है सर। No, sir. नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स का एक कंसेप्ट यूज होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड, न्यूटन सेकंड लॉ, बिकॉज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब फोर्स ही नहीं है तो मोमेंटम चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर आप एक और इक्वेशन बनाओगे दैट लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से होता है, तो स्टार्टिंग में छोटा मास के पास क्या वेलोसिटी है, तो m, और उसमें वेलोसिटी है √2gh, √2gh. और बड़े वाले मास में m इंटू 0 इक्वल टू, बाद में छोटे वाले मास और बड़े वाले मास को एक सिंगल यूनिट मान सकते हो क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी पे चल रहे हैं, तो m प्लस कैपिटल M इंटू दिस कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे कि कॉमन वेलोसिटी की क्या वैल्यू बनेगी, m इंटू √2gh डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आया अभी, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। यहाँ तक ठीक है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब आप अगले पार्ट्स पर आओगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के सेकंड पार्ट्स के लिए क्या करेंगे। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट्स में हम फिर से लगाएंगे माइनस टाइम्स फ्रिक्शन इंटू डी इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, वापस उसी पर आए। और मैंने यहाँ पर कहा था, बिगिनिंग में कहा था कि जब 2 ब्लॉक सिस्टम होता है तो ये जो डी होता है ये दोनों ब्लॉक्स का आपस में रिलेटिव होता है। हाँ, ये उसका एप्लीकेशन हुआ अब आपका, जिसके लिए कहा था कि वेट फॉर न्यूमेरिकल। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस इसमें से क्या है, एक्सपी है या एक्स ऑफ मास है या फिर डी है, इनका रिलेटिव है D. हाँ, कि 2 ब्लॉक सिस्टम के अंदर जब आप जाओगे तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर कितना स्लाइड कर रहा है वो डिस्टेंस चाहिए आपको, ग्राउंड के हिसाब से डिस्टेंस नहीं चाहिए आपकी। तो यहां पर माइनस, अब फ्रिक्शन को क्या रखेंगे, तो फ्रिक्शन यहां पर देखो क्या लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तो न्यूटन लॉ से ही आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। अब इसमें 2 नॉर्मल्स होंगे, एक नॉर्मल ग्राउंड की साइड से लग रहा होगा और एक नॉर्मल ब्लॉक्स के बीच में लग रहा होगा, बट क्योंकि फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ही है, सब ब्लॉक के बीच वाला लेंगे. ब्लॉक के बीच में। ब्लॉक के बीच में। वो छोटा mg होगा। तो फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू इंटू छोटा mg इंटू ये d इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक फॉर्म में है जहां पर दोनों मासेस एक कॉमन वेलोसिटी पे चल रहे हैं, तो v कॉमन का स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी के टाइम पर सिर्फ छोटे वाले मास के पास एनर्जी थी, और उसकी एनर्जी कितनी थी वो भी देख लो आप, उसकी एनर्जी थी, उसकी वेलोसिटी √2gh की थी, जब ये वाली स्टार्टिंग में v बराबर √2gh था तो एनर्जी सिर्फ Yes. स्मॉल m में थी, कैपिटल M रेस्ट पे था, और बाद में ये दोनों कॉमन वेलोसिटी पे चल रहे हैं, और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है नहीं यहाँ पर, ग्रेविटी के फॉर्म में एनर्जी कंसीडर करना नहीं मेरे को, स्प्रिंग वाली एनर्जी है नहीं, तो सिर्फ काइनेटिक फॉर्म की एनर्जी है। तो वापस उसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन पर आ गए आप, लेकिन बस इस कंसेप्ट के साथ कि क्योंकि ये फ्रिक्शन 2 ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है, तो जो डी है वो उन 2 ब्लॉक्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस इंडिकेट करेगा, और इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन में ये चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं। अब आपको स्टेटमेंट समझ में आया आपको कि क्यों मैं कह रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन में एनर्जी कंजर्व क्यों हो जाएगी? सर सुनो पहले इसको बताओ। लेफ्ट साइड पर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो रिलेटिव डिस्टेंस है, बट अगर लेफ्ट साइड स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने का मतलब दोनों बॉडीज एक साथ चलती तो रिलेटिव डिस्टेंस नहीं होगा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब
यहाँ पर v कॉमन स्क्वायर की वैल्यू रख दो आप, जो भी कैलकुलेट की गई है वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, स्मॉल m प्लस कैपिटल m, v कॉमन वो निकाला गया था m√2gh डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m होल स्क्वायर माइनस हाफ m और √2gh का स्क्वायर। सर बोलो अब। सर ये रिलेटिव डिस्टेंस वाले को फिर से बता दीजिए, आपकी आवाज अटक रही है। नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस वाला कंसेप्ट तो मैं बताना नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दो ब्लॉक्स के बीच में अगर फ्रिक्शन है, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में नहीं। देखिए मैं देखो फ्रिक्शन क्या होता है ना, आपके न्यूमेरिकल्स में दो तरीके से काम करता है, या तो ग्राउंड से फ्रिक्शन आ रहा हो, ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड से फ्रिक्शन ले रहे हो, फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड है अगर, तो फिर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड। यस लेकिन अगर मैंने बिगिनिंग में अपनी थ्योरी में ये पॉइंट लिखा था, जो 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे बिगिनिंग में, क्योंकि थ्योरी के नोट्स बनाने होते हैं आपको, तो ये मैंने कहा था कि अगर कहीं पर दो ब्लॉक्स हैं, जैसे यहाँ पर ये दो ब्लॉक्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, मैंने एक न्यूमेरिकल से समझा देता हूँ उसको अब लास्ट पे में, ताकि और क्लियर कर लें। तो देखो मान लो जैसे मैं आपसे ये कहूँ ना कि एक प्लैंक है, ठीक है, इस प्लैंक की टोटल लेंथ 10 मीटर की है और इसके ऊपर एक छोटा मास है, आप न्यूमेरिकली समझो इसको, और ये वाला मास इस पे मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, और प्लैंक भी मूव कर रहा है, प्लैंक भी मूव कर रहा है, इसमें v1 वेलोसिटी है और ब्लॉक में v2 वेलोसिटी है, लेकिन v2 ज्यादा है। मतलब कुछ देर बाद क्या हुआ कि प्लैंक भी फॉरवर्ड आया, ठीक, प्लैंक फॉरवर्ड आ गया, मान लो प्लैंक हमारा 7 मीटर फॉरवर्ड आ गया, मैं रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, और छोटा वाला मास प्लैंक पर आगे चला गया, और ये टोटल इससे टोटल मान लीजिए 12 मीटर आया, और इनके बीच में म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2 0.5, और छोटे वाले मास की वैल्यू 6 किलोग्राम है। तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स कितना लगेगा यहाँ पर, अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स म्यू 0.5 हो गया और mg, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 30 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। अब अगर कोई पूछे कि वर्क बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, तो वर्क बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए माइनस फ्रिक्शन इंटू डी लेना है आपको। सर हमें ये भी तो पता रहना चाहिए कि कौन से फ्रेम से वर्क निकाल रहे हैं। नहीं देखो, जब कुछ मेंशनड ही नहीं है तो हम तो ग्राउंड फ्रेम ही मानेंगे, ओके सर। है ना, वो तो फिर क्वेश्चन क्लियरली पूछते हैं ना वो। अच्छा फिर मैं तुमको एक और बताऊं बच्चा, देखो जो जेई के एग्जाम्स हैं और जो ओलंपियाड के एग्जाम्स हैं, कभी भी आप इनके पास्ट 40-50 ईयर्स के क्वेश्चन उठा लो, पास्ट 40 ईयर, पास्ट 50 ईयर, कभी भी इन्होंने किसी दूसरे फ्रेम से पूछा ही नहीं है। ये खाली कोचिंग वाले जो है ना, ये इधर उधर से पूछा करते हैं डराने के लिए। देखिए माइनस एफ इंटू डी, मैं सिर्फ ये मेंशन कर रहा था कि यहां पर जो डी लेना है आप क्या रखोगे, क्या ये 7 मीटर लेंगे, आंसर है नहीं। क्या 12 मीटर ले लें, तो ये भी नहीं। क्या लेना है आपको, ये डिस्टेंस, ऊपर वाला मास प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना चला है, ये डिस्टेंस देखनी है आपको। सर बोलो। अच्छा सर बीच में सर आप Yes, sir. क्या हो गया, क्या हो गया? सर सर जब आपने फ्रीज फ्रेम वाला हो गई थी, बताया उसके आवाज बाद मेरी आपकी आवाज आवाज नहीं, चली गई अच्छा थी। अच्छा अच्छा, नहीं 7 मीटर चलो से बता कोई बात नहीं, 7 मीटर, मतलब मैं कह रहा था कि जो डी लेना है आपको वो क्या लेना है, जब आप फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स के वर्क को कैलकुलेट करोगे तो आप उसमें डी क्या रिलेटिव यूज, डिस्टेंस। हाँ फ्रिक्शन बाय ग्राउंड लेना है आपको, तो आप डिस्टेंस काउंट करिए। लेकिन जब दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और दोनों चल रही हैं, प्लैंक भी चल रहा है और ब्लॉक भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डी उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करिएगा, रिलेटिव डिस्टेंस, यस सर। रिलेटिव गए। डिस्टेंस। तो ये यस सर। कितना रखेंगे यहाँ पर, मतलब 5 तो मीटर 5 लग 5 जाएगा। मीटर। समझ गए, ये कंसेप्ट सर लगा दी। हाँ जी, तो एक सेकंड, लास्ट वाला क्वेश्चन खोल दीजिए। अच्छा एक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सुन तो लो मेरे, अभी आपको मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा इसके बारे में, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है वो, बट अगर ये चीज नहीं दिमाग में घुसी तो आप बता रहा हूँ कंसेप्ट में फिर गलती कर जाओगे, फिर मिस्टेक आएगी आंसर में फाइनली, जब तक ये समझ में ना आए कि हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है।
इस बात को समझना पड़ेगा। अब आप बताओ क्या कह रहे थे? मैं अभी इस पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिकी कंसेप्ट है। हाँ, अब इसमें क्या पूछना था? पूछो, आप पूछो। तो वो जहाँ पे आपने वो लिखा था ना, फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, वहाँ पे। हाँ सर यहाँ पे जब आपने लिखा है फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कहा है ना, हाँ, एज ये साथ में, यस सर, as फिर relate- साथ में चलेंगे। हाँ, तो साथ में चलेंगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का नोट्स एक बार पढ़ना है। स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी के रेस्ट पे होने पे नहीं लगता, रेस्ट पे होने के साथ साथ फोर्सेस भी होने चाहिए वहां पर, और इन दोनों मासेस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है। तो फोर्स कोई है ही नहीं। यस सर। ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। सर तो अगर इस क्वेश्चन में ही जैसे प्लैंक और सरफेस के बीच में वर्क ऑफ फ्रिक्शन होता तो वो प्लैंक की लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो वो पॉइंट देखो डिफाइन कराया जाएगा कि देखो कहाँ से? हाँ, दो कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो ना। अगर आप ग्राउंड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द ग्राउंड लीजिए, और अगर आप Yes. बिटवीन द ब्लॉक्स के फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस मूव ऑन प्लैंक। रिलेटिव डिस्टेंस ले लीजिए। रिलेटिव डिस्टेंस। ये दो कंसेप्ट न्यूमेरिकल में Yes. लगाइएगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ सिस्टम मैंने सबको मिलाया है, सारे ब्लॉक्स को मिला करके सिस्टम लिया है मैंने। ठीक है बच्चा? अभी अच्छा, बाकी अब पता नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हो गए इसके बाद, तो हाँ इसके बाद अलग टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल्स आज के हो गए जितने थे। तो एक चीज देखो, न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको बार बार समझाया कि आप इतने सारे न्यूमेरिकल करके बैठे हो, लेकिन सबका कंसेप्ट एक ही है, सबकी बिगिनिंग अप्रोच एक है, -F/d चेंज ऑफ एनर्जी। मल्टीपल क्वेश्चंस, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करें, लेकिन सबको सॉल्व करने का प्रोसेस एक ही रखा है आपने। तो आगे यही सजेस्ट करूंगा मैं, फ्रिक्शन नहीं है तो भी इसी से कर लो, फ्रिक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड 0 है, वो अपने आप एनर्जी कंजर्वेशन बन जाएगा। और फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, स्प्रिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। और यही 3 एनर्जीज तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में आएंगी, चौथी एनर्जी आई नहीं रही कोई। तो अगर इन सबको मिला करके देखोगे तो ये टॉपिक बड़ा आसान सा है, बट अगर रैंडम तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, कभी किसी क्वेश्चन में कोई लॉजिक, किसी क्वेश्चन में कोई लॉजिक, फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है जी बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। yes, sir. तो अब आप Yes, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब सर हाँ जी प्रणव। सर लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे थे सर, वो ग्रुप पे भेज सकते हैं सर आप? मैं क्वेश्चन नंबर भेज दूंगा। वो क्वेश्चन एक्चुअली एसएस क्रोटोव का है, एक क्वेश्चन है आपके पास? अच्छा। नो सर, No, मेरे पास sir. एरोडो भी है सिर्फ। ओके, तो मैं अभी उसकी एक स्नैपशॉट भेज देता हूँ, फोटोग्राफ खींच करके ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अगर आप ओलंपियाड में इंटरेस्टेड हो कहीं पर, तो मतलब ओलंपियाड टाइप के एक्चुअली एसएस क्रोटोव मतलब जो है वो ओलंपियाड की ही प्रॉब्लम्स का कलेक्शन है, ओलंपियाड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका कलेक्शन है वो, मतलब इंटरनेशनल ओलंपियाड टाइप की चीजों का। इसीलिए स्टूडेंट्स लगाते नहीं है उसको कि उसका जेई से कंसर्न भर चुका है। बट अगर ओलंपियाड वाकई में देना है, आपको सीरियसली देना है और चाहते हो कि कोई मेडल वेडल जीत के लाओ, तो उस बुक को लगाना पड़ेगा फिर। बट अगर टारगेट सिर्फ हमारा ये है कि भाई पहला स्टेज क्वालिफाई करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें तो ना लगाइएगा, फिर कोई मतलब नहीं उसका। उसका मतलब हायर लेवल के ओलंपियाड्स के लिए है। ठीक है जी, तो मैं अभी भेज दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप करके बताना मुझे क्या आंसर आएगा उसका। तो ये संडे के टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है?